तो हमारे जितने भी भगवान है सब डांसिंग गॉड्स हैं। कृष्ण भगवान हुए, नटराज हो गए, महादेव हो गए। एक ऐसा क्यों एक स्टोरी भगवान ने क्रिएट की जहाँ पे कालिया नाग पे उनको डांस ही करना पड़ा? कभी डर लगता है? जब आप भगवान का नाम चैंट करते हैं और आप लेटे हुए हैं, आप लाए डाउन हो, तो भगवान आपके बाजू में बैठते हैं। जब आप खड़े बैठ कर भगवान का नाम स्मरण करें, चैंट कर रहे हैं, तो भगवान आपके सामने बैठ। जब आप खड़े होकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, तब भगवान आपके आजू बाजू डांस करते हैं। बट अगर आप डांस करते हुए भगवान का नाम लेते हैं, तब भगवान आपको एम्ब्रेस कर लेते हैं। दैट डिवाइन एम्ब्रेसेस यू। वाओ। अब हम गीता बोले तो उसको भगवत गीता क्यों कहा गया? ऐसा कहा जाता है, आप जब प्रे करते हो तब आप भगवान से बात करते हो, पर आप जब मेडिटेट करते हो तब भगवान आपसे बात करते हैं। सो हेलो गाइस, आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है रक्षा पुरोहित, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है फार्मा में एंड एक डांस कोरियोग्राफर है। आज के पॉडकास्ट में हमने एक डांस को किस तरह से हम परस्यू कर सकते हैं एंड उसका स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में स्पेसिफिक बात करी है। डांस से हम हीलिंग कैसे ले सकते हैं, तो वो सारी बातें करी है एंड स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को हमने टच किया है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को टच किया है, श्री कृष्ण भगवान की बातें हुई है। तो ये यंगस्टर को कितना इम्पोर्टेंट है समझना, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी है, सो दैट जो भी अपकमिंग डांसर है, यंगस्टर है, सो वो इस चीज़ को समझे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डांस को परस्यू करे एंड वो उसमें हील करे, ग्रो करे। सो आज के पॉडकास्ट को बैठ के देखिए, एंजॉय कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज वेलकम रक्षा पुरोहित इज ऑन द शो। सो डिसिप्लिन, एटीट्यूड, न्यू कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, ये मुझे पता है कि ये डांस की डेफिनेशन है, बट मुझे आपसे जानना है कि डांस क्या है, डांस का ओरिजिन क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज डांस, डांस का बेस क्या होता है, वो सब चीजें आपसे जाननी है। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी क्यूरियस टू लर्न फ्रॉम यू। बट उसके पहले आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ऑसम फीलिंग आ रही है। आपके स्टूडियो में एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, आपकी डांस की वाली वाइब आ रही है, नाचने का मन हो रहा है, बेसिकली मन हो रहा है, करवाऊंगी मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ओके, सो उसी से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। बिल्कुल, कि डांस क्या होता है। सो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज डांस एक्चुअली, बेस से आप बता सकते हो। अभी आपने डिफाइन कर दिया है उसको गूगल के रूप में, कि वो एक जनरल डेफिनेशन ऑफ डांसिंग आपने बताया है। बट आई फील सबके लिए डांसिंग के साथ रिलेशनशिप सबका अलग होता है। फॉर मी डांस इज मोर देन अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर मी। व्हाई? बिकॉज आई फील एक ये मेडिटेशन का प्रकार लगता है मुझे। मेडिटेशन के बहुत प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है एक्सप्रेसिव मेडिटेशन। हाँ. और मैं क्योंकि बहुत एक एक्सप्रेसिव पर्सन हूँ, हाँ. तो मेरा एक जो मेरे एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, वो डांसिंग के रूप में बहुत ज्यादा अच्छे से उभर के आते हैं। ओके, तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेसिव मेडिटेशन? जैसे आपने देखा होगा चैंटिंग करते हैं लोग, भगवान नाम की चैंटिंग होती है, वैसे ही डांसिंग इज ऑल्सो अ मेडिटेशन टाइप। वाई? बिकॉज आप जैसे मेडिटेशन में आपको एक स्थिरता मेंटेन करनी पड़ती है, उस मोमेंट में रहना पड़ता है, साथ ही साथ आपको एक फीलिंग ऑफ जॉय या हम कह सकते हैं एक्सुबरेंस आता है। हाँ. तो वो सारी चीजें ये डांस फॉर्म एनकम्पास करता है अपने अंदर। क्योंकि आपको बैलेंस के साथ उस मोमेंट में रहना है, उस मोमेंट में आपको पूरा अवेयर रहना है, बैलेंसिंग लानी है, आपके कॉग्निटिव एक्टिविटी के साथ आपकी मस्कुलर मूवमेंट्स बैलेंस में रहने चाहिए, और ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स जॉय। दैट ओवरपोरिंग ऑफ एक्सप्रेशंस, दैट ओवरफ्लोइंग ऑफ जॉय ब्रिंग्स डांसिंग। बट व्हाइल डांसिंग फिर डांसर क्या सोचता है, मतलब जब इंसान अपने सारे फॉल्स ईगो को छोड़ता है ना, तब डांसर की उत्पत्ति होती है। समझाइए थोड़ा सा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हाँ. जैसे डांस नहीं कर पाते। अब इट कुड बी इनसिक्योरिटी की यार हमें आता नहीं है, इट कुड बी यार हम कैसे डांस कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। करेक्ट, हाँ. बट जब एक कोई इंसान डांस के लिए उतरता है तो उसको लेट गो करना पड़ता है, सारी चीजों को फ्री छोड़ना पड़ता है अपने आप को, इनसाइड से भी।
इवन डांस स्टेप भी आपको रिमेम्बर नहीं करनी पड़ती, राइट? आपको बीट्स पकड़ना पड़ता है, दैट्स व्हाट यू सेड। हाँ, बीट्स पकड़ना पड़ता है इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट जब हम डांस के लिए उस मैदान में उतरते हैं कि नाउ विल डांस, भले वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हो, आपके एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट में हो, जब इंसान डांसिंग के लिए उतरता है तो वो अपने अंदर के सेल्फ को थोड़ा लेट फ्री करता है, ईज में लाता है, देन दे कैन डांस, देन डांस कैन हैपन। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इंसान अपने आप को बहुत ईज में लाके वो वाइल्डनेस के साथ। तो ये डांसर का माइंडसेट बस इतना रहता है कि वो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे कंप्लीटली डांसिंग के अंदर रहता है। अच्छा, कभी डर लगता है? आई मीन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर परफॉर्म करना हो, डर लगता है कभी? लगता है, ऑफ कोर्स। तो उसको फिर ओवर, आई मीन उसमें बीट्स भी आपको देखनी है, आपको एक्सप्रेस भी करना है, बस आपको डर को भी मैनिपुलेट करना है। हाँ, मतलब ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे डांस कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत फियर आएगा कि यार इतने सारे लोगों के सामने क्या होगा। बट जब वो म्यूजिक शुरू हुआ और जब आप उसके अंदर कंप्लीटली, इसलिए मैंने कहा मेडिटेशन, वो सिर्फ आपके साथ रहता है, यू एंड योर डांस। फिर एक मोमेंट के बाद आप भूल जाते हो सामने कौन है, कई बार आप म्यूजिक भी भूल जाते हो, पर एक सबकॉन्शियसली या रिदमिक एक्टिविटी में आप लगे रहते हो, तो वो डांस अपने आप क्रिएट होता है। ये प्रैक्टिस की बात है। जो लोग कंटिन्यू बहुत सारे बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस देते हैं, उनको एक आदत हो जाती है डांस करने की, इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को, अपने डांस को एक्सप्रेस करने की। शुरुआत में हर किसी को डर लगता है, कैमरे के सामने आने पे भी डर लगता है, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा अभी लग रहा है। उसके अलावा अगर हम ये रोज, जैसे अभी आपको हैबिट हो गई है लोगों के लिए पॉडकास्ट करने के लिए, तो आपके पास वो जो कॉन्फिडेंस है, इट कम्स विद प्रैक्टिस। अभी बट आपको मजा आएगा तो वो सब डर निकल जाएगा, फिर आप भूल जाते हो ना। फिर देयर इज ओनली एक जो चीज रह जाती है, वो डांस रह जाता है। ये सेम डांस में भी होता है। जब लॉजिक हट जाता है, जब आपका ये परसेप्शन कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कोई बड़ा आदमी या औरत हूँ, आई एम सो एंड सो, अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सारी इनसिक्योरिटीज, ये सब आपके ब्रेन का बनाया हुआ खेल रहता है। जब ये साइड हो जाता है तब डांस निकलता है। तो आप शुरुआत में जब भी कोई डरता है तो वो बाहर बैठा हुआ ऑडियंस भी समझ पाता है कि स्टेज पे कोई फियरफुल है क्या। यू कैन फील ना, अगर कोई स्टेज पे खड़ा होकर अगर उसको एकदम ततपपा हो रहा है तो यू ऑल्सो फील लाइक नहीं कर लेगा। अब नीचे से भी सेंड। ये मैंने भी मतलब बड़े बड़े लोगों से सुना है कि जो ऑडियंस रहते ना, वो चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो। अगर आप डर जाओगे ना तो ऑडियंस भी डर जाएगी, अरे यार क्या हो रहा है, मतलब वो एक सिंपैथी टाइप भी आता है कि बेचारा यार कर नहीं पा रहा। बट अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे ना तो ऑडियंस भी एंजॉय करती है उस चीज को, राइट? रेसिप्रोकेटिव एक्टिविटी होती है। डांसर कुछ प्रस्तुत करना चाहता है या कोई भी कलाकार अपना जब कुछ आर्ट प्रस्तुत करता है ना, तो वो एक स्टोरी बताता है उस दौरान। वो स्टोरी आप पूरी फील कर सकते हो। अगर सामने अगर एक आर्टिस्ट, अगर कोई म्यूजिशियन है, वो कुछ ऐसा संगीत बजा रहा है जो थोड़ा सा सैड है, जो उसमें सॉरो है, डेप्थ है, यू कैन फील इट हियर विदाउट वर्ड्स। वो आपको वो धुन, वो आपको वो इमोशन तक लेके जाते हैं। वैसे ये डांस जो है, वो एक शुरुआत एक्चुअली डांसिंग की ना एक कथा रूप में हुई करती थी। जैसे कथक का अर्थ शुरुआती कथा से हुआ है। I mean, मतलब किसी स्टोरी एक्सप्लेन करना, स्टोरी एक्सप्लेनेशन। और जनरली डांस फॉर्म जो स्पेशली इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, वो मंदिरों में हुआ करते थे, टेम्पल्स में हुआ करते थे। अच्छा, डिवाइन के लिए हुआ करते थे। भगवान की स्टोरीज बताई जाती थी। जैसे आपने रामलीला देखा, वो एक एक्ट कम म्यूजिकल डांस प्ले रहता है। रासलीला का जो प्ले होता है वो भी इस प्रकार से भगवान की स्टोरीज बताई जाती थी। बाकी लोगों के लिए वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता था मंदिर जाकर ये चीजें समझना, क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म के थ्रू आप कोई गहरी बातों को भी बहुत जल्दी से ग्रास कर पाते हो। तो वो शुरुआत वहां से हुई थी। हाँ, कल्चरली, स्पिरिचुअली शुरुआत कहीं और से है, बट कल्चरली शुरुआत हमारी सोसाइटी में इस प्रकार से डांस की शुरुआत हुई, जहाँ पे मंदिरों में उस डांस फॉर्म को भगवान के लिए अर्पित किया जाता था। उनको भगवान की स्टोरीज बताने के लिए, चीजें बताने के लिए ये परफॉर्म किया जाता था। तो ये बोला भी जाता है ना कि शिवजी से स्टार्ट हुआ है, मतलब डांस का जो फॉर्म है। कि शिवजी वो करते थे, तांडव करते थे। जो डांस का फॉर्म है वो शिवजी से आया है। वैसे कथक जो है वो कृष्ण भगवान से आया है। ठीक है। तो हर एक डांस, क्योंकि और हम सोचते हैं कि शिव जी से आया है, तांडव आया है, पर तांडव के भी प्रकार है। आनंद तांडव का भी एक प्रकार होता है। जैसे शिव जी के साथ माँ पार्वती जी रहती है, तो उनका डांस का फॉर्म है लास्य।
वो लास्य बोलते हैं, वो जो कि थोड़ा सॉफ्टर फॉर्म ऑफ डांसिंग है, फेमिनाइन फॉर्म ऑफ डांसिंग। अच्छा, गॉट इट। तो ये अब जो क्रिएटर है उनके लिए ये धीरे छोटे छोटे क्रिएशन है, आर्ट फॉर्म भी भगवान का क्रिएशन है। हाँ, तो वो भगवान की डिफरेंट क्रिएशन की एक्सप्रेशंस अलग अलग उनके एम्बॉडीमेंट के फॉर्म से आई है। सो इसके ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। एक डांस का अपने जैसे पता है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, तो वो Yes. क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? हम इतना तो समझते हैं कि हम लोग आत्मा है, हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, करेक्ट ठीक है, नॉट इवन आवर माइंड, करेक्ट। बट वी आर समथिंग एल्स। आप एनर्जी कह ले, आत्मा बोलते, पर वो जो सोल है वो कहाँ से आया है, वो किसका अंश है? तो भागवतम में बोला गया है जो जीव है वो परमात्मा का अंश होता है। तो जो परमात्मा का प्लेस है, तो परमात्मा जो है वो जहाँ रिसाइड करते हैं, समझिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन ब्रह्म संहिता में 2 लाइंस में दिया गया कि वहाँ का रस कैसा है, क्योंकि हम डांसिंग की बात कर रहे हैं तो रस की बात हो रही है यहाँ। तो रस किस प्रकार का? रस इज द इमोशन एक्सप्रेशन, या रस को अब मैं रिदम बोल सकते हैं? नहीं, रिदम तो अलग चीज हो गई। रस यानी उसका मजा वहाँ पे है, उस प्रकार का लाइफ का रस क्या, लाइफ का मजा क्या है। तो वो रस जो है वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो रस है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रस है, उसको 2 लाइंस में, ऐसे बड़ा वर्स है वो, पर उसको अगर 2 लाइंस में आपको बता सकूं तो उसमें लिखा है कथा गानम नाट्य गमनम। कथा गानम यानी वहाँ एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग और अ म्यूजिक एंड एवरी स्टेप इज अ डांस। हाँ, इस प्रकार से उसका उन्होंने बताया है। द प्लेस वेयर कृष्णा रिसाइड, द प्लेस वेयर दैट एक्सट्रीम, कृष्ण भगवान को कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ डिवाइन बोला गया। तो वो कृष्ण भगवान का रस किस प्रकार का है, वो उनकी फ्लूट के साथ जो एक स्ट्रिंग छोड़ते हैं, जो एक रिदम और म्यूजिकल छोड़ते हैं, उससे किस प्रकार से क्रिएशन होता है। तो जैसे कृष्ण भगवान को कॉस्मिक डांसर बोला गया है। ठीक है, जैसे भागवतम पुराण में बताया गया है कि जो सबसे सुप्रीम गॉड हेड है, वहां से उत्पत्ति हुई विष्णु भगवान की, और वहां से शिव जी जो आदि योगी है, तो शिव जी है वो उनको हम नटराज के रूप में पूछते हैं, जिनको हमारे क्रिएशनल डांसर या कॉस्मिक डांसर उनको भी बोला गया है। भगवान के डिफरेंट फॉर्म्स है ये। तो जो नटराज का एम्बॉडीमेंट है, वहां से आप समझिए वो इस प्रकार से लीनिएज से ये डांस की शुरुआत हुई। अब नटराज का जो फॉर्म है वो डांस को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब उसका एक एक जो पोजीशन है वो। यस, एक एक नटराज का अगर आपने मूर्ति देखी होगी नटराज के, तो उनके एक हाथ में डमरू है। ठीक है, शिव जी का डमरू है। तो वो नाद ब्रह्म जिससे शुरुआत हुई, जिसे आजकल के लोग बिग बैंग बोल रहे हैं थियोरी, पर वो इट कुड बी मल्टीपल बैंग्स ऑल्सो ना। जैसे एक मैंने सदगुरु का वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे इट कुड बी मल्टीपल बैंग्स, मल्टीपल बिग बैंग्स। तो वो दैट इज नाद ब्रह्म। हमारे पुराणों में भी बताया है कि सबसे पहले नाद ब्रह्म की शुरुआत हुई, यानी वाइब्रेशनल म्यूजिकल वाइब्रेशन से क्रिएशन की शुरुआत हुई। उनके दूसरे हाथ में एक पैलेट है जिसमें अग्नि है, तो उसको हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए यूज हो सकती है, तो उसका एम्बॉडीमेंट है वो। फिर आप देखेंगे कि उनके हाथ और पैर जो है वो एक प्रकार से एक के ऊपर एक तरीके से बैलेंस हुए गए हैं। तो वो लाइफ एंड बर्थ साइकिल या आपके लाइफ का जो बैलेंस है वो बताता है डांस के रूप में, अगर क्योंकि वो एम्बॉडीमेंट ऑफ डांसिंग है ना। करेक्ट। उनके आजू बाजू एक चक्र है फायर का, वो फायर का चक्र उसे बोलते हैं प्रभा मंडला। जो प्रभा मंडला होती है वो क्रिएटिविटी का भी है, क्रिएशन का भी है, और वो कंजम्पशन का भी है, वो कंज्यूम भी कर लेती है दैट एनर्जी फॉर्म। सो जैसे आपने बात करी नटराजन की, कॉस्मिक डांसर की, सो इंडियन कल्चर के डांस का जो फॉर्म है इंडियन कल्चर में, उसके बारे में बताइए कि वो क्या है। सी इंडियन कल्चर इज वेरी रिच विद डिफरेंट काइंड ऑफ डांसिंग। ये हमारे क्लासिकल डांसिंग के साथ कल्चरल डांसिंग, कल्चरल डिफरेंट स्टेट के डांस फॉर्म्स भी बहुत सारे हैं। करेक्ट। तो ये बहुत ही रिच हेरिटेज है, और इंडिया ही नहीं बाकी डिफरेंट कंट्रीज का भी उनके नेटिव डांस फॉर्म्स रहते हैं जो उस जगह के सोसाइटियल कल्चरल
हार्मनी के लिए एक छोटा सा प्रतीक बनाया गया। हाँ जैसे अगर आप हमारे इंडियन कल्चर में देखेंगे तो हमारे जितने भी भगवान है सब डांसिंग गॉड्स हैं। कृष्ण भगवान हुए, नटराज हो गए, महादेव हो गए, या आपने देखा होगा हमारा 9 दिन गरबा चलता है नवरात्रि के दौरान। देवी का तो ये डांसिंग को बहुत स्पिरिचुअली इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हर एक चीज में इस प्रकार से कल्चर को उन्होंने पिरोया है कि डांसिंग एक बहुत इंट्रिकेट पार्ट रहा है। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया में डिफरेंट जो लोग भगवान का नाम स्मरण भी करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो करते करते वो डांस करने लगते हैं। सो ये मैंने बहुत बार देखा कि जो भी धार्मिक प्लेसेस होते हैं, वीडियोस भी देखी है, सो उसमें वो प्रार्थना ये सब होने के बाद डांस भी करते हैं। सो इसी का एक रीजन है कि आप बोल रहे हो कि डांसिंग इज अ हाईएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो सकता है। यस हो सकता है, हाईएस्ट फॉर्म इसीलिए बोल सकते हैं एक प्रकार से क्योंकि डांसिंग ओनली हैपेंस व्हेन यू आर एक्सुबरेंट इन योर इमोशन। आप जब उस डिवाइन से कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा लेवल पे भी तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली वो ओवर एक्सप्रेशन, ओवर पोरिंग ऑफ योर हार्ट होता है। डांस ऑटोमेटिकली हैपेंस, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। जब अपने आप रिदमिक मूवमेंट्स में आ जाते हो तो आपने देखा होगा भले वो हरे कृष्ण हरे राम की चैंटिंग हो या गरबे में 9 दिन उस प्रकार से गरबा करना हो या कोई भी अलग अलग धर्मों में भी अगर आप देखेंगे तो डांस का बहुत महत्व है। जैसे अगर हमारी स्टोरीज भी डांसिंग के साथ आप देखेंगे जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो अगर आपको कृष्ण भगवान का बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसमें वो कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो वाई डांसिंग, वाई हमेशा डांसिंग का इतना महत्व बताया गया है क्योंकि डांस इज नथिंग बट एन अबैंडनमेंट, एक प्रकार से बोल सकते हैं अबैंडनमेंट। यस, हाउ एक ऐसा क्यों एक स्टोरी भगवान ने क्रिएट की जहाँ पे कालिया नाग पे उनको डांस ही करना पड़ा, या डांस ही क्यों किया उन्होंने? मतलब कुछ उनको रिप्रेजेंट करना था। भगवान का जब जब अवतार हुआ है तो वो कुछ सिखाने के लिए, करेक्ट, ठीक है, कुछ बताने के लिए हुआ गया। तो वो एक छोटा सा दृश्य जो था, वो एक छोटा सा जो स्टोरी है जो बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं, कालिया नाग के ऊपर डांस किया भगवान ने। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स वो कालिया नाग इज नथिंग बट योर फॉल्स ईगो, योर मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट। आपका इस ये एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन में रहना, प्राइड में रहना, ईगो में रहना, वो हर चीज को वो डांस, वो कालिया नाग जो है वो अनकम्पैस कर रहा है। वो फीलिंग ऑफ वो मटेरियल अटैचमेंट या ईगो हो गया या प्राइड हो गया, इस प्रकार की सारी चीजों को वो जो भी बॉडी लेवल पे चीजें हैं वो सारी, एंड ऊपर जो डिवाइन है वो अबैंडनमेंट बता रहे हैं, अबैंडनमेंट फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, abandonment from all this egoistic attachments and everything, and then वो let loose हुआ तो dancing अपने आप आ गई। तो it is a very beautiful representation of divine। तो आप ये बोल रहे हो कि आप अगर materialistic जो things है उससे डिटैच होते हो या जो भी आपके egoistic things है उससे डिटैच होते हो तो अपने आप डांस निकलता है, ये आप बोल रहे हो? डांस तो एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन, हाँ, मतलब एक्सप्रेस कर, एक्सप्रेशन, दैट प्योर एक्सप्रेशन which comes out, it comes out in the form of music, art, dance, it could be anything. It could be anything. But okay. why dance? Because dance एक ऐसा चीज है जिसमें आपका everything get involved। या फिजिकल बॉडी का जब आपके अंदर का इमोशनल पोर्शन इतना हाई हो जाए तो फिजिकल बॉडी उसको स्थिरता में नहीं रख पाती, तो ऑटोमेटिकली रिदम के साथ आप डांस करने लगते। दैट ओवर पोरिंग ऑफ योर एक्सप्रेशन इज डांस। ओके, जैसे आपने बताया था कि आपने एक संत तुकडोजी महाराज का भी मुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि जब वो सोते रहते हैं, हाँ, नहीं तो भगवान, वो एक बहुत हमारे ना बहुत संतों की अगर आप बातें सुनेंगे तो आप देखेंगे भले हरे कृष्ण का चैंट हो कि सदगुरु जो महाशिवरात्रि के समय डांस करवाते हैं वो हो, या आप सभी ने संत तुकडोजी महाराज के तो बारे में सुना ही होगा। तो उन्होंने बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ब्यूटीफुल सा। उन्होंने कहा जब आप भगवान का नाम चैंट करते हैं और आप लेटे हुए, आप लाए डाउन हो, तो भगवान आपके बाजू में बैठते हैं। जब आप खड़े बैठकर भगवान का नाम स्मरण करें, चैंट कर रहे, तो भगवान आपके सामने बैठते हैं। जब आप खड़े होकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे और चैंटिंग कर रहे हैं तब भगवान आपके आजू बाजू डांस करते हैं। बट अगर आप डांस करते हुए भगवान का नाम लेते हैं तब भगवान आपको एम्ब्रेस कर लेते हैं। दैट डिवाइन एम्ब्रेसेस यू। वाओ। बिकॉज डांस comes when there is abandonment from this
this false ego या attachment from this materialistic body. आप कुछ उस डायमेंशन के परे जाते हो, तो जो हायर डायमेंशन के साथ आप जुड़ते हो तो ऑटोमेटिकली यू डांस. तो ऑफ कोर्स इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है. वो भगवान के हर प्रकार की क्रिएशन अनसाइंटिफिक नहीं है. हर एक आर्ट फॉर्म क्यों ज्यादा इतना उसका महत्व है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, भले वो म्यूजिक हो, डांस हो या कोई भी प्रकार का आर्ट फॉर्म हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपके फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस लाके एक हायर डायमेंशन पे टच करवाता है. आपने अगर बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस की या डांसर्स की बात सुनी होगी, तो वो कई बार बोलते हैं कि यार आई वॉज नॉट डांसिंग, या आई वॉज नॉट सिंगिंग, या आई वॉज नॉट प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट, समथिंग एल्स वॉज क्रिएटिंग दैट म्यूजिक, या कुछ ऐसी चीज हुई है जो हमारे सोच के परे की थी, हमारे लॉजिक्स के आगे की थी. एंड वो डांसिंग के टाइम में हम फील करते हैं. होता है कई बार होता है. आप अगर आप कई ऐसे लोगों की जरूर बातें सुनना, आपको वो ये सारे शब्द जरूर मिलेंगी. बोलते कि मग्न हो जाते हैं हम, मग्न हो जाते हैं, just not doing it. तो आए जब चले जाता है, तब डांस जाता है. ओके, सो ठीक है, आपने डांस किया, आपने एक्सप्रेस किया डांस को, राइट? डांस करने के बाद की क्या फीलिंग होती है आपकी? यस, अब इसके हम एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी देखते हैं. ठीक है. तो आप जब डांस करते हैं, जब आपने देखा होगा आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट है या बहुत लो एनर्जी में फील कर रहे हैं, तो हमारे अंदर है ना एक कॉर्टिसोल करके एक केमिकल रिलीज होता है. ठीक है, वो स्ट्रेस हार्मोन जैसा है. स्ट्रेस के दौरान वो रिलीज हो रहा है. आप अगर लो एनर्जी में, आप दुखी है या बहुत लो फील कर रहे हैं, उस टाइम पे इस प्रकार का एक हार्मोन रिलीज होता है. वो क्या करता है, आपके अंदर और दुखी और थोड़ा सा लो ऐसे वाइब्रेशन, लिथार्जिक वाइब्रेशन ला देता है. बट व्हेन यू डांस, आप जब डांस करते हैं तब ऐसे बहुत अच्छे वाले हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में से, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन. ये आपको रिवॉर्ड भी देते हैं, फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड और हैप्पीनेस देते हैं. अब हम थोड़ा और अगर डीप में जाए तो हर एक बॉडी के आजू बाजू एक वाइब्रेशनल बॉडी होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं. हाँ, ठीक है. आपने देखा होगा जो सूफी लोग होते हैं, जो सूफीज रहते हैं, वो लोग एक प्रकार का ट्वर्ल्स करते हैं, डांसिंग ट्वर्ल्स करते हैं. वो एक डिवाइन के साथ कनेक्शन का एक फॉर्म है, सूफी डांस फॉर्म जो होता है. तो वो क्या, अच्छा, वो राउंड में करते हैं. अच्छा, इट इज अ काइंड ऑफ ऑरा क्लीनिंग. जब आप डांस करते हो तब आपके कई ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं. हाँ, सो वो एनवायरनमेंट वैसे पॉजिटिव हो जाता है. वो पॉजिटिव हो जाता है. यू लेट लूज योरसेल्फ एंड देन यू डांस. व्हेन यू डांस देयर इज ऑटोमेटिकली अ गुड ऑरा, एक आप हैप्पी ऑरा. हालांकि दिस ऑरा इज अ वेरी फिजिकल डायमेंशन, बहुत फिजिकल से भी थोड़ा, और हमको फिजिकल बॉडी तो दिख रही है. ऑरा के बारे में बताइए थोड़ा सा. ठीक है. सी, ऑराज आर डिफरेंट. आप कह सकते हैं हर एक एम्बॉडीमेंट जितने भी है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, उनके आजू बाजू एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है. ठीक है. हाँ. एक एनर्जी बॉडी रहती है. हाँ. ठीक है. फिजिकल बॉडी से थोड़ी सी और कमजोर आउटर सरफेस बॉडी रहती है. हाउ योर इनर सेल्फ इज, हाउ योर इनर बीइंग इज डिफाइंस योर एक्सटर्नल ऑरा. आपने देखा होगा जितने भी संत महात्माओं की आपने फोटो देखी होगी, या भगवान की, उनके आजू बाजू ऐसे गोल्डन ऑरा, वाइट ऑरा, इस प्रकार का आपको दिखता है. तो वो क्या है, उनका अंदर का सेल्फ जितना प्योर, जितना स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी में है, जितना समभाव में है, जितना प्रेम में है, उतना उनका ऑरा का कलर डिफाइन होता है. तो ऑरा के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं. अच्छा. बट इट इज मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है गुरुजनों का, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो ऑलवेज फोकस योर इनर बीइंग. अगर ऑटोमेटिकली आउटर बीइंग, आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है. ओके. तो जब डांसिंग नॉट ओनली ब्रिंग्स फिजिकल बैलेंस, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मेंटल एंड इनर बैलेंस लाता है वो आपके अंदर, क्योंकि रिदमिक एक्शंस है. आपको बैलेंस्ड वे में मूवमेंट करना पड़ता है. आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी के साथ आपको फिजिकल मूवमेंट्स को मैच कराना पड़ता है. आपके दोनों लिम्स साथ में काम करते हैं, तो इट क्रिएट्स अ बैलेंस. व्हेन यू डांस यू हैव टू बी इन बैलेंस. करेक्ट है. हाँ, नहीं तो डांस ही नहीं होगा. डांस ही नहीं होगा.
सी, आपके पास एक भगवान ने क्रिएटिविटी का एक चीज दी है, समझो एक आर्ट फॉर्म दिया है डांस, उसका आप किस प्रकार उपयोग करते हो, आपका इंटेंशन उस पर क्या रहता है, वो डिफाइन करता है कि आपका ग्रोथ कितना होगा, आप कितना ज्यादा भगवान से या उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे। आर्ट फॉर्म या आप अपने आप से, पहले तो अपने आप से कनेक्ट करना सीखिए। लोग अपने आप में ही नहीं रहते, अपना यहाँ है पर हमारा दिमाग कहीं और चलता है। हाँ, हमारा यार मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, फिर मुझे ये काम करना है, वो हम प्रेजेंट मोमेंट में तो जीना ही भूल गए। पर डांस आपको मजबूर करता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट मोमेंट में आपको आपका बैलेंस लाना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। वो दैट मोमेंटरी अवेयरनेस इज नथिंग बट द मेडिटेशन। मेडिटेटिवनेस इज अ स्टेट। मेडिटेशन कोई एक्ट नहीं होता है, ये एक स्टेट है। वो स्टेट आप स्टिलनेस से महसूस करते हैं कि आप डांसिंग के थ्रू या आर्ट फॉर्म के थ्रू या चैंटिंग के थ्रू, आपको वो स्टेट अचीव करनी पड़ती है। एक डांसर नॉन डांसर को डांस सिखाना कितना मुश्किल होता है? एक नॉन डांसर के पास विल होना चाहिए। अच्छा, कि मुझे एक बार करना है। सी, फॉर मी, मैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स को डांसिंग नहीं बोलती। जब इंसान खुशी से 2-3 ठुमके भी लगा तो इट इज अ डांस। और वो जो हैप्पीनेस आता है उनको रिदम के साथ डांस करने में, वो हैप्पीनेस इज व्हाट आई टीच। आई पर्सनली फील हर किसी का अप्रोच डांसिंग को लेके डिफरेंट रहता है, बट मेरा अप्रोच इतना है कि जो भी यहाँ पर आए, मेरे साथ जुड़े इस डांसिंग के साथ, भले नॉन डांसर्स हो, भाई एज अ डांस टीचर मेरा काम ही है नॉन डांसर्स को थोड़ा सा रिदम के साथ मूव करवाना। करेक्ट। तो इट इज माई जॉब। योर जॉब इज द विल टू डांस। करेक्ट। वो विल के साथ जो मस्ती आती है, विल के साथ जो जॉय आता है, दैट इज प्राइसलेस। डांसिंग की स्टेप्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाना तो वो तो प्रोसेस है, सीखने की पार्ट हो गई। बट जो हैप्पीनेस आता है, जो जॉय वो महसूस करते हैं उस डांसिंग के दौरान, वो जब इस मोमेंट में रहते हैं, अपने पूरे दिन भर के काम के बाद वो 1 घंटा अपने आप को देते हैं। हाँ, 1 घंटा खुद के लिए, कुछ सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, वो मोमेंटरी एंजॉयमेंट जो होता है उस टाइम के लिए, उस मोमेंट का जो एक वो रहता है, वो प्राइसलेस रहता है। वो अपने साथ वो घर भी ले जाता है, दूसरे दिन के लिए उस हैप्पीनेस के साथ अपना वर्क करता है। वो चीज व्हाट आई पर्सनली वांट टू क्रिएट। ऐसे बोला जाता है ना कि अगर आप कभी भी सैड हो ना, आप डांस कर लो, आप खुल के नाचो, सो ऑटोमेटिकली आपका जो एंगर वगैरह भी वो भी कम हो जाता है इसी वजह से, राइट? यस। अपने घर के आजू बाजू से कोई बारात भी निकली है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे नाचने का मन होता है, अपने आप हो जाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट स्माइलिंग। और वो क्या है, दैट इज द जॉय ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग। अच्छा, एक डांसर के लाइफ में फिर किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और व्हाट ऐसे कि परफॉर्मेंस के टाइम पे या बहुत मतलब बीइंग अ डांसर बहुत सारे आपको एक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारा लर्न करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सो वो चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला मुझे लगता है, एक हर कोई इससे शायद मुझसे अग्री करेगा कि बहुत बर्न आउट कर देते हैं हम अपने आप को प्रैक्टिस करते क्योंकि एक वो स्टेप अचीव करने के लिए या हमको अच्छे से परफॉर्म करना है, कोरियोग्राफी बनाना है, तो जनरली डांसर्स अपने आप को बहुत थका देते हैं। हाँ, तो अपने आप को रेस्ट करते हुए भी आना चाहिए, अपनी बॉडी को रेस्ट। क्योंकि मैंने अपने आप में महसूस किया है, जब मैंने शुरुआत की थी ना, आई यूज्ड टू बी वेरी टायर्ड। मैं अपने आप को बिल्कुल थका देती थी। आप बिकॉज टू अगेन यू वांट टू डांस, अगर उस एनर्जी के साथ डांस करना है तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, और आई गेस ये सभी प्रोफेशन के लिए है। हाँ, बर्न आउट मत करिए, अपने आप को रेस्ट करिए, अपनी एनर्जी को रीगेन करिए। रेस्ट को अनप्रोडक्टिविटी मत समझिए। रेस्ट इज सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, उसको एंजॉय करिए, उस रेस्ट को भी अंडरस्टैंड करिए, व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू डू, व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू डू, एंड देन ये फर्स्ट थिंग है, डू नॉट बर्न आउट योरसेल्फ। ये सबसे पहला हर्डल आता है आई फील। दूसरा, किसी और के जैसा डांस करने की कोशिश मत करिए। हर कोई डांसर का, हर एक इंडिविजुअल, भले वो नॉन डांसर भी हो ना, हर एक का एक यूनिक स्टाइल होता है डांसिंग का। एक यूनिक स्टेप वो क्रिएट करते हैं। तो अपना यूनिकनेस को, अपने हर एक यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करिए। भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है। हाँ, हो सकता तो सबको सेम बना देते थे, तो अपना यूनिकनेस को मेंटेन करिए। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट ग्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डांसिंग, एंड एवरी टाइप ऑफ डांसिंग इज गुड एज फार एज इट इज ब्रिंगिंग जॉय टू योर लाइफ एंड अदर पीपल। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बर्न आउट मत करिए, अपना
इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को रहने दीजिए। ये एक हर्डल आता है कि हम हमेशा इनसिक्योर हो जाते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, वो मत करिए। और तीसरा, मोमेंट को एंजॉय करिए डांसिंग में। हम अब इसके आगे का कोरियोग्राफी क्या है, इसके आगे का हमको क्या करना था, वो लेट लूज करना सीखिए अपने आप। लेट लूज करते हैं जितना, उतना हम उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर पाते। और लर्निंग ज्यादा जब आपने देखा होगा, हम लोग मूवी देखने जाते हैं, हमको पूरी मूवी याद रहती है, इसके बाद क्या डायलॉग बोला था, उसके बाद क्या हुआ था। पर हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो वो एक छोटा सा पैराग्राफ भी लर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि मूवी में हम रिलैक्स होके बैठते हैं, हम अपने आप को लेट लूज करके, हाँ ठीक है देख रहे हैं, हम स्टोरी देख रहे हैं, तो हमारे को पूरी मूवी याद होती है। यानी आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स मोड में ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। इस कारण जब आप डांस भी करते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके वर्क में भी बढ़ती है। तो लेट लूज करना बहुत जरूरी है। ओके, डांस को ना एक थेरेपी भी माना जाता है, ठीक है। डांसिंग के थ्रू एक थेरेपी भी होती है, राइट? ये मैंने देखा है, पढ़ा है। तो आप बताएं कि ये डांस एज ए थेरेपी कैसे है? ओके, तो मैं जब इस बारे में पढ़ रही थी शुरुआत में, तो डांस थेरेपी का एक मैंने अमेरिका का एसोसिएशन देखा था, वो डांस थेरेपी करके अपना एक इंस्टीट्यूट भी चला रहा है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं उसमें, दे हैव रियलाइज्ड इट कि हर एक इंडिविजुअल है ना, एक्सप्रेस करता है अलग अलग भाव को जो उनके अंदर चल रहे हैं। अगर मैंने सपोज आपको बोला कि आप कुछ भी मत सोचिए, आपको जो मन में आ रहा है वो परफॉर्म करिए, कुछ एक स्टेप करिए, तो कोई शायद बल्ले बल्ले करेगा, या कोई शायद थोड़ा सा अलग सा परफॉर्म करेगा। इट इज शोइंग नथिंग बट देयर इनर सेल्फ, व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। तो जनरली डांस थेरेपी में इस प्रकार से होता है कि आपको उस वक्त लेट लूज किया जाता है, वॉट एवर यू आर फीलिंग, बस आप डांस करिए। तो कई बार ये भी पता चला है कि लोग जो बहुत डीप एंजाइटी या डिप्रेशन में भी है, या वो कुछ हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, वो लोग अपने अंदर अंदर रख के बहुत पाइल अप कर लेते हैं चीजों को। तो वो उस फॉर्म के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इट इज नॉट नॉन वर्बल लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। तो उसमें वो अपने आप का कई सारे ब्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो वो जब ओपन अप होते हैं ना, तो उनके ब्लॉक्स वो टूटने लग जाते हैं, और वो उस मोमेंट पे वो एक थेरेपी जैसे यूज होता है। जिस प्रकार से आप काउंसलिंग कर रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो, तो आप बातें करते करते एक सोल्यूशन पे पहुंच जाते हो, आपका कुछ ब्लॉक खुलता है, आपको अचानक से लगता है यार ये बात थी मेरे काम की यार। तो डांस में भी होता है, डांस में करते करते आपकी इनर सेल्फ को आप और एक्सप्लोर करते हो, आप इनर सेल्फ को एक्सप्रेस करने लगते हो। इनसाइट्स आते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं इनसाइट, क्यों नहीं आ सकते। जब मैंने जैसे आपको पुराने जमाने के बारे में बताया था, डांस को भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता था या भगवान की कहानियां बताया जाता था। आप मुझे बताइए, जो अभी हम जिस प्रकार सत्संग की बात होती है, जब सत्संग होता है यानी ट्रुथ का साथ होना, तो जब हम लोग ट्रुथफुल बात कर रहे हैं, तो कई बार बात करते करते यू स्पीक फ्यू थिंग्स, तुमको लगता है अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, या किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी, यार ये तो मेरे शायद सिचुएशन की बहुत अनुरूप चल रही है, मुझे ये शायद सुनना जरूरी था मेरे लिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनसाइट्स क्या होते हैं, तो वो ओपन अप होते हैं। व्हेन यू, ऐसा कहा जाता है, आप जब प्रे करते हो तब आप भगवान से बात करते हो, पर आप जब मेडिटेट करते हो तब भगवान आपसे बात करते हैं। वाओ। तो ये जो, इसीलिए जब आप मेडिटेटिव फॉर्म, भले वो स्टिलनेस के साथ हो, आंख बंद करके, या म्यूजिक के थ्रू हो, या कोई भी प्रकार के आर्ट फॉर्म के थ्रू हो, डांसिंग के थ्रू हो, जब आप वो स्टेट में आ गए तब भगवान आपसे बात करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ इंसाइट्स आते हैं, वो ब्लॉक्स खुलने लगते हैं। सो यस, इट इज अ थेरेपी। ओके, सो जहां तक मैंने देखा है कि सत्संग की बात लोग करते, ठीक है, सत्संग एक फॉर्म होता है, सत्य के संग बोला जाता है, राइट? सो आपने जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जोड़ा है डांस को लेके, राइट, वो भी एक काइंड ऑफ सत्संग हुआ, ठीक है। यस, बट सत्संग को बहुत ज्यादा मिसप्रेडिक्ट भी किया जाता है, लाइक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों को। सो सत्संग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि डांस के साथ ये कैसे कनेक्टेड है एंड उसका असली मीनिंग क्या है। ओके, तो आपने जैसे बोला कि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं सत्संग को लेके। सत्संग यानी उनको लगता है कि कुछ और लोगों की एक्टिविटी है, जो जाकर कुछ सुनते हैं, कुछ कथाएं सुनते हैं। हाँ, बट ये यूथ के लिए स्पेशली ये इम्पोर्टेंट है।
सत्संग यानी सत्य का संग, यानी ट्रुथ का संग लेना। हाँ, ठीक है। तो जब भी हम सत्संग के लिए जाते हैं, या ये जो प्रैक्टिस हमारे कल्चर में डलाई गई थी कि आप सत्संग करिए, ये हर घर में होता था। हर जगह या तो कोई गुरु महाराज आते थे या कोई संत आते थे जो आपको राइट पाथ बताते हैं, जीने का तरीका बताते हैं। उन लोगों के साथ बातचीत होती थी, क्योंकि हर एक ह्यूमन कहीं ना कहीं हर प्रकार के लाइफ लेसन्स को लेते हुए हर प्रकार के क्वेश्चन से डील करता है। करेक्ट। जैसे भगवत गीता की बात करें तो अर्जुन अपने लाइफ में, उसके लाइफ में जो हर एक इंसान के लाइफ में वो अर्जुन है। हाँ। और उस लाइफ के अंदर उसके जो एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, जिसपे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो भगवान ने उनको गीता के रूप में उस चीज का ज्ञान दिया। अब हम गीता बोले तो उसको भगवत गीता क्यों कहा गया? क्योंकि ये गीत है, भगवान का गाया हुआ गीत है संस्कृत में, इसलिए वो गीता है। आर्ट, ओके, ठीक है। तो एवरी वर्ड इज अ गीत, एवरी वॉक और एवरी स्टेप इज अ डांस। तो भगवान को उस प्रकार से जोड़ा गया। अब जब हम भगवत गीता की भी बात कर रहे हैं तो इट इज द टॉक ऑफ ट्रुथ। आपका लाइफ का ट्रुथ क्या है? वाई यू आर हियर, व्हाट इज द राइट वे टू लिव, उसको बताया जाता है। इसे सत्संग कहा जाता है। इट इज सो, सत्संग कोई बूढ़े लोगों की एक्टिविटी नहीं है। ये बचपन से सत्संग का प्रैक्टिस डालना चाहिए। नॉर्मली हम समझते हैं कि ये बूढ़े लोगों की एक्टिविटी है। हाँ। जो एजेड है हो गया, वो उस एज में आके शायद आप रियलाइज करते हो कि यार हमने सब तो कर लिया, पर रियल चीज क्या थी। बट अगर आप ये बचपन से आपके लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ सकती है। आई थिंक सत्संग इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यंगस्टर। यस इट इज, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट a goal to achieve, it is a way of life. Correct. And satsang teaches how you should, make your path. आपका वे क्या होना चाहिए लाइफ को जीने का, वो सत्संग यानी आपको सिखाता है, सत्य का संग सिखाता है। ठीक है। अब डांस की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बता दीजिए मुझे। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। तो वो भगवान का कीर्तन करते हुए, नाचते हुए भगवान में समा गई। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। वो भगवान के साथ, उस अल्टीमेट के साथ आप जुड़ सकते हो। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। ऐसे कई सिंगर्स रहे हैं। मैं किसी का बात सुन रही थी, बहुत सुंदर उन्होंने बताया था कि राजा अकबर जो थे, उन्होंने इन्हीं उस दौरान दो बहुत ही सुंदर गायिका थी, दो लड़कियां थी जो बहुत शास्त्रीय संगीत की साधना करती थी और बहुत सुंदर गाती थी। वो उनको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था कि हमारे सामने आप, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या गाते हैं। हाँ, ठीक है। अब उन लोगों ने मना किया, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के लिए कीर्तन खाते थे, या वो जो शास्त्रीय संगीत। अच्छा, हाँ। मैंने कहा डांस, संगीत, इसको पहले सिर्फ भगवान के लिए गाया जाता था, या भगवान की स्टोरीज बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं था वो चीज। तो जब उनको इंसिस्ट किया गया तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि आप जाओ, वापस से बुला के आओ उनको। तो दे वर गॉन, दोस गर्ल्स, वेयर दे वर गॉन, वो भागे नहीं थे। वो गाते गाते उस स्टेट में पहुंचे कि उन्होंने अपनी इस फिजिकल डायमेंशन को छोड़ के वो सुप्रीम डायमेंशन के साथ मिल गए। ऐसी एक स्टोरी मैंने सुनी थी। तो ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है एक कोई भी आर्ट फॉर्म की, आपको वो कनेक्ट करवाती है डिवाइन के साथ। ओके, बट अभी अगर कंसीडरिंग हम यंगस्टर को या जो भी अपकमिंग डांसर है उनको कंसीडर करें, सो उनको डांस को किस तरह से परस्यू करना चाहिए सो दैट दे विल कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द डांस, राइट? सो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होनी चाहिए? वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा था, डांसिंग को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस तक मत रखिएगा। आर्ट फॉर्म की गहराई तक जाओगे तो आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर पाओगे। करेक्ट। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो डांसिंग हो, वो म्यूजिक हो, या इवन पेंटिंग हो, या कोई भी प्रकार की कला हो, तो उसमें अगर आपको ग्रो करना है, अगर स्टार्ट करना है, तो पहले उसके एक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड करिए। जैसे हमने आज बात की तो डांस का एक अलग एंगल देखा। करेक्ट। अलग एंगल नहीं, शायद मैं बोलूंगी यही एंगल था जिसको हम अलग अलग एंगल्स में आजकल ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है डांस का। yes. ये एक नई चीज थी मेरे लिए।
तो इसी प्रकार से जो न्यू जनरेशन के बच्चे या जो भी इस कला में आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़िए, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया, नॉट फॉर द सेक ऑफ हाउ मेनी लाइक्स यू गेट ऑन योर रील्स, या आपको कितना उससे आपका फेम बढ़ेगा. इट इज योर सेल्फ ग्रोथ जर्नी. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि वो आप और वो ये बाकी सारी चीजें है ना बाय प्रोडक्ट है. आई फील जैसे कर्म करते जा फल की चिंता मत कर. आपके लास्ट पॉडकास्ट में मैंने सुना था, खुशहाली ने बहुत अच्छे रूप में बताया था कि आपका काम है, आपका कार्य मिला है, आपका धर्म है वो उस वक्त काम करना, उस आर्ट फॉर्म के लिए आपका 100% देना, 110% देना. तो उसको उसी निष्काम भाव से करेंगे अगर आप करेंगे, स्पेशली द यूथ करेगा, बिकॉज यू लव डांसिंग, बिकॉज यू हैव पैशन फॉर डांसिंग, बिकॉज यू वांट टू मेक योरसेल्फ एंड पीपल हैप्पी अराउंड यू. या आपको डांसिंग सीखकर आपको लोगों को सिखाना है, उनके लाइफ में जॉय लाना है. अगर आप आपसे हटकर सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए काम करना शुरू करेंगे और उससे भी ऊपर आप सारी चीजें, आपके सारी चीजों को भगवान के ऊपर अर्पण कर देंगे, यानी उनके ऊपर सौंप देंगे, सरेंडर करेंगे, देन दैट थिंग इज, आई थिंक वो एक पॉइंट रहना चाहिए जहाँ से आप कोई भी चीज की शुरुआत करें, फिर आप कभी गलत नहीं जाओगे आपके रास्ते पे. आपका इंटेंशन कभी गलत होगा, मैलिस होगा ही नहीं. आप हमेशा प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ोगे. अगर आपने बेस वो बना दी है, बेस आपने अगर सच्चाई बनाया तो ओके. सो आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो बेसिकली? मैं किस प्रकार का करती हूँ, अगर आप अभी भी मेरा फोन खोल के देखेंगे तो उसमें स्पिरिचुअल कंटेंट ही मैक्सिमम रहता है. पॉडकास्ट कंज्यूम करते हो? पॉडकास्ट ऑफ कोर्स कंज्यूम करती हूँ. हमारे करते हो बिल्कुल. आपकी मैंने इसके पहले के भी पॉडकास्ट देखे, बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं, मुझे बहुत मजा आया है. थैंक यू. और एक अच्छी बात यह है कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू हम हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, जो हमारे अप्रोचेबल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं. तो मैं खुद कनेक्ट कर पाई. जैसे मैंने इसके पहले के जितने पॉडकास्ट देखे आपके, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे आसपास के लोग. करेक्ट. तो हम ज्यादा बेटर वे में उनकी बात को कनेक्ट कर पाते हैं और शायद वो हमको ज्यादा बेहतर वे में समझ पाते हैं. इसलिए उनके जो वर्ड्स निकलते हैं वो हमारे साथ एक अलग बॉन्ड क्रिएट करते हैं. इसलिए मैंने आपके जो भी पॉडकास्ट देखे इसके पहले, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं. साइमर से आपके क्वेश्चंस भी बहुत रिलेटिव रहते हैं कि हमारे जैसे बच्चे क्या सोच रहे हैं, हमारे जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, अभी यूथ क्या सोच रहा है. सो इट इज वेरी नाइस. एक नॉर्मल पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्यूरेट करने का ट्राई करता हूँ कि सो दैट जो भी व्यूअर्स होंगे वो देखेंगे तो नॉर्मली उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ऐसे क्या होगा. डांस में अगर हम घबराते हैं तो कैसे उसको रिकवर करना. यस. सो यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसको क्यूरेट करने का. राइट. सो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. मुझे भी बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. बहुत कुछ सीखने मिला. एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जानने को मिला डांसिंग का. yes. बेसिकली मेरे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट अभी मैंने किए, पहले भी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट किए. सो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में एक अलग ही कनेक्शन बनता है. yes. क्योंकि ये हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है. ठीक है, हम सब इसको कनेक्ट कर पाते हैं. सो दैट्स व्हाई कि हम इतना कनेक्टेड फील करते हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में, स्पिरिचुअलिटी में. आपने भगवान की बात करी, भगवान श्री कृष्ण की बात करी, भगवद गीता की बात करी, शिव जी की बात करी. शिव जी को हर कोई प्रेस करता है, राइट, उनसे सीखता है. नटराजन की आपसे बात करी. तो बहुत सारे ऐसे मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जो कि नॉर्मली आ सकते हैं, नॉर्मल लोगों के भी आ सकते हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे से क्यूरेट करके एक्सप्लेन किए. सो वो मेरी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी. बट मुझे आपसे और एक पॉडकास्ट करना है, बिल्कुल, जो कि एक डीप डाउन इनसाइड माइंड के लेवल पे रहेगा वो. ठीक है. yes. क्योंकि अभी तो हमने की एक फॉर्म की बात करी, एक डांस फॉर्म की बात डांसिंग करी, को लेके हमने स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट छुआ. मुझे एक अपने खुद का पर्सपेक्टिव जो होता है, खुद की जो हीलिंग होती है, उसके ऊपर बात करनी है. एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके बात करनी है. तो वो एक अलग पॉडकास्ट होगा, उसके लिए हम अलग से सेटअप करेंगे. yes, definitely. I'm excited for it. I'm excited too. So yeah, that's it for today's podcast. बहुत मजा आया आपके साथ, एंड आगे भी हम शूट करेंगे. Thank you so much. That's it for today's podcast. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.